हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन, जो कि एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है और हमारे सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी कोर्स कोड BP 2040 बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हमें देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम लोग हाइपरटेंशन का एक जनरल इंट्रोडक्शन, इसका क्लासिफिकेशन, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, कॉम्प्लिकेशंस, प्रिवेंशंस इत्यादि को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजनेश शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में जहां पर हम लोगों ने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और हार्ट के स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग के बारे में बात की थी, तो हमने बताया आपको कि जो ब्लड है वो हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है। हार्ट का मेन काम है कि वो ब्लड को पंप करे। अब जब वो पंप कर रहा होता है तो जो ब्लड है वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरीज के थ्रू होते हुए पूरे बॉडी में आपके ट्रैवल करता है और जो भी कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बॉडी के डिफरेंट सेल्स या टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। जब ये पंपिंग होती है ब्लड की बाय द हार्ट, तो जब ये आर्टरीज में पहुंचता है पंप किया गया ब्लड, तो ये प्रेशर के साथ जाता है। जैसे मान लीजिए एक पाइप है और आपने नल पे लगा दिया, और नल जब आप बहुत प्रेशर से चलाते हैं, टुल्लू लगाया हुआ है, पंप लगा रखा है और बहुत तेज प्रेशर से पानी आ रहा होता है, तो आप देखते हैं कि पाइप के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ता है। ठीक उसी तरीके से जब आपका हार्ट जो है पंप करता है ब्लड को, तो ये जो आर्टरीज हैं, ये जैसे मान लीजिए एक आर्टरी का मैंने स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है, ये इसकी इनर वॉल्स हो गई और इनर वॉल्स में कुछ तो थिकनिंग होगी जिसकी वजह से जो अंदर का आपका डायमीटर होगा वो थोड़ा कम होगा। इसी अंदर के डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। और इसके जो भीतरी पार्ट है उस पर ये ब्लड बह रहा है और ब्लड के बहने की वजह से ये ब्लड जो है एक प्रेशर जनरेट करता है टूवर्ड्स द आर्ट्रियल वॉल। जो आर्टरी की वॉल है, आर्टरीज की जो वॉल है, उनके ऊपर एक प्रेशर जनरेट करता है और इसी प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। यानी कि ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर वो फोर्स है जो कि ब्लड के द्वारा हमारे आर्टरीज के वॉल के ऊपर लगाया जाता है, या वहां पर नॉर्मल प्रोसेस है वो होगा ही होगा। नाउ अब जो है हम कह सकते हैं कि हमने दो तरीके के नाम सुन रखे हैं, एक तो सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब वो क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो हमने कहा आपसे कि जो हार्ट है वो बीट करता है और पंप करता है ब्लड को आर्टरीज के अंदर, अभी अभी हमने देखा। अब इस दौरान हमने कहा जो ब्लड है हमारा, जो हार्ट है हमारा, वो पंपिंग का काम करता है। तो कैसे करता है? ब्लड जो हार्ट है वो पहले क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर रिलैक्स करता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक आर्टरीज के थ्रू ब्लड को वो पहुंचाने का काम करता है। यानी हार्ट से ब्लड बाहर जा रहा होता है। और जब वो रिलैक्स करता है, वापस से जब रिलैक्स होता है, तो जो ब्लड वेन्स के थ्रू या लंग्स के थ्रू वो हमारी क्या नाम है, हार्ट में वापस से फिलअप होता है, भरता है। तो वेन्स जो है क्या करती हैं, ब्लड को भरने का काम करती हैं और आर्टरीज जो है वो ब्लड को बाहर ले जाने का काम करती हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उस कंडीशन को हम सिस्टेलिक बोलते हैं, और जब आपका रिलैक्सेशन करता है हार्ट का मसल, तो उसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक। इसीलिए ब्लड प्रेशर भी सबसे ज़्यादा कब होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी आर्टरीज में आपके ब्लड तेजी से जो है वो पहुंचेंगी। तो ब्लड प्रेशर उस समय हाईएस्ट होता है जिस समय हार्ट हमारा जो है बीट करता है या फिर कार्डियक कंट्रैक्शन कॉज करता है, ताकि ब्लड को जो है वो पंप किया जा सके। और इसी तरीके के जो हाईएस्ट ब्लड प्रेशर हो रहा होता है, जब नॉर्मल में हाईएस्ट जो लेवल बन रहा है, उसी को हम लोग सिस्टेलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि सिस्टोलिक का मतलब ही हुआ कॉन्ट्रैक्शन करना हमारे हार्ट का, और उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर जनरेट हुआ उसे बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट, दूसरा, जब हमारा हार्ट जो है वो रेस्ट कर रहा है, यानी रिलैक्स हो रहा है, वापस से वहाँ रिलैक्सेशन हो रहा है, तो इस कंडीशन में जो आपकी क्या नाम है, ब्लड प्रेशर है वो गिरता है, क्योंकि रिलैक्स हो रहा है तो प्रेशर भी जनरेट नहीं हो रहा, कम प्रेशर जनरेट हो रहा है, और इस कंडीशन को हम डायस्टोलिक बोल रहे थे। इसलिए जब रिलैक्सेशन की वजह से जो ब्लड प्रेशर जनरेट हो उसे आप क्या बोलोगे, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो दो तरीके के ब्लड प्रेशर होते हैं। नाउ अब बात करते हैं हाइपरटेंशन की। तो जब अभी आपने देखा ये जो ल्यूमेन है, इस पे या जो इंटरनल वॉल्स थी उस पे ब्लड के द्वारा प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो नॉर्मली आपने पाइप लगाया, नल खोल दिया है, पानी जा रहा है उसमें से, उस पर प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन वो एक नॉर्मल बात है। अब कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। अगर आप उस पाइप को दबा दें, थोड़ा सा दबा दें, यानी कि इस पाइप की जो पूरी ल्यूमेन की जो टोटल डायमीटर है इसको कम कर दें। अगर इसको आप कम कर देंगे, यानी अब ये इतना हो गया, तो क्या होगा, ब्लड तो उतना ही जाना है, तो इस पे ब्लड के द्वारा जो प्रेशर लगेगा वो ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों?
क्योंकि आपने उसको नैरो कर दिया। अब ये नैरो कई वजह से हो सकता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए ल्यूमन के अंदर, तो वहां पर आपकी जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा। या फिर ब्लड का फ्लो, यानी हार्ट बहुत ज़्यादा ब्लड पंप कर दे, तो अगर इसी जगह पे ब्लड जो है पहले मान लीजिए 1 लीटर आ रहा था, अब 5 लीटर आ रहा है, तो भी प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इस कंडीशन को, जो कि नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन के नाम से कहते हैं, या सिंपल शब्दों में कहा जाता है हाई बीपी जो है वो हो गया है। यानी ये बढ़ने वाला और धीरे धीरे बढ़ने वाला या अचानक से बढ़ने वाला एक प्रेशर है, जो कि सिस्टोलिक या डायस्टोलिक दोनों के केस में हो सकता है। और उसी को हम, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन, जब नॉर्मल लेवल से ज़्यादा बढ़ा हुआ प्रेशर ब्लड पे आपको देखने को मिलता है। ये आप कह सकते हो कि आर्टियल ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टमिक आर्टियल ब्लड प्रेशर है, जो कि एलिवेट हो रहा है, बढ़ गया है, और इस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। जो नॉर्मल हाइपरटेंशन की बात की जाती है आज के टाइम में, क्योंकि सभी लोगों का रहन सहन और ये सारी चीज़ें बदल गई हैं, तो माइल्ड हाइपरटेंशन हम बोलते हैं कि जब हम लोग क्या नाम है, अपना ब्लड प्रेशर नापते हैं और वो अगर 140 सिस्टोलिक, क्योंकि हमने कहा था सिस्टोलिक वाला ज़्यादा होता है, तो 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक तक अगर है, तो उसे हम लोग माइल्ड हाइपरटेंशन के अंतर्गत लाते हैं। और ये नापते किस पे हैं, mmHg में नापते हैं, पारे के अगेंस्ट इसको नापा जाता है। नाउ अब हम लोग क्लासिफिकेशन पे आते हैं हाइपरटेंशन के, तो वो क्या है, नॉर्मल रेंज ऑफ जो ब्लड प्रेशर है, या नॉर्मल कंडीशन में हम लोग मानते हैं वैसे तो जो है 120 और 80 बोलते हैं कि 120 तक है, 120 के नीचे है, सिस्टोलिक है mmHg पे हमारा ब्लड प्रेशर, तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल। और डायस्टोलिक जो है वो 80 होता है, तो उसे नॉर्मल आप छोटी किताबों से हमेशा से, छोटी क्लास की किताबों में आप हमेशा से पढ़ते आए हैं। लेकिन आज की रहन सहन की वजह से हम ये कह सकते हैं कि अगर 130 के बराबर या 130 के नीचे किसी का सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक जो है वो 85 तक या 85 के नीचे है, तो उसे हम लोग कहेंगे कि वो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर चल रहा होता है। नॉर्मल कंडीशन में एडल्ट के लिए इतना हम लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब हाई नॉर्मल, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कंडीशन है 130 से 139 mmHg के बीच में अगर सिस्टोलिक वाला है और 85 से 89 के बीच में है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो उसे हम लोग कह सकते हैं हाई है, लेकिन अभी भी नॉर्मल उसको थोड़ा सा मानते हैं। लेकिन स्टेज 1 हाइपरटेंशन, जब 140 से 159 तक पहुंच जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक 90 टू 99 डिग्री तक पहुंच जा 99 mmHg तक पहुंच जा रहा है, तो इस तरीके के ब्लड प्रेशर को हम लोग कहेंगे, अगर इस तरीके का प्रेशर जनरेट हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे स्टेज 1 हाइपरटेंशन। और अब आपको अपने शरीर का ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, अपने आदतों में बदलाव रखने के बारे में सोचना पड़ेगा। स्टेज 2 हाइपरटेंशन, इससे भी ऊपर 160 से 179 mmHg सिस्टोलिक वाला और डायस्टोलिक वाला 100 से 109 जो है mmHg अगर पहुंच रहा है तो कंडीशन और खराब हो रही है, इसे हम कहते हैं स्टेज 2 हाइपरटेंशन। अगला है हमारा स्टेज 3 हाइपरटेंशन, जो कि एक सीवियर कंडीशन है, जब आपका ब्लड प्रेशर 180 तक पहुंच रहा है, सिस्टोलिक वाला और डायस्टोलिक, ये सिस्टोलिक है आपका और ये डायस्टोलिक है, और डायस्टोलिक वाला जो है वो 110 तक पहुंच जा रहा है, 110 तक आ रहा है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे सीवियर कंडीशन है, क्योंकि ब्लड प्रेशर अब जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। नेक्स्ट होता है हमारा स्टेज 4 हाइपरटेंशन, जो वेरी सीवियर कंडीशन है, जहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ करके 210 तक पहुँच चुका है, सिस्टोलिक वाला और डायस्टोलिक वाला 120 तक पहुंच चुका है। ये काफ़ी सीवियर कंडीशन है, अगर इस कंडीशन पर इलाज सही से नहीं किया गया तो आपके जो है काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक और है कि उसे बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। इसमें सिस्टोलिक प्रेशर तो बढ़ रहा होता है लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, ये मेंटेन रहेगा हमारा 90 के नीचे रहेगा, जबकि जो 140 या 140 के ऊपर कहीं भी जा सकता है सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है, तो इस कंडीशन को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। एक स्टेज 5 हाइपरटेंशन भी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाए, 210 के ऊपर और ये 120 के ऊपर चला जाए, उसके ऊपर कोई भी लिमिट तक चला जाए, उसे हम लोग स्टेज 5 हाइपरटेंशन भी बोल सकते हैं, जो कि वेरी वेरी सीवियर कंडीशन होती है। उस कंडीशन में हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह हर चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा दूसरा तरीके का क्लासिफिकेशन, ये था ऑन द बेसिस ऑफ कि आपका
क्लिनिकल बेस पे था। नाउ अब दूसरा है हमारा इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कि किस तरीके का किस कारण की वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है, तो उसको भी हम बांट सकते हैं। पहले को हम बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन, जो कि 90% लोगों में जो हाइपरटेंशन देखा जाता है वो इसी प्रकार का होता है। इसे हम लोग इसेंशियल या आइडियोपैथिक भी बोल सकते हैं। ये किसी भी कारणवश हो सकता है और पहली चीज़, या फिर इसके कारण जो है वो मालूम नहीं होते। कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है लेकिन कोई कारण नहीं है कि वो क्यों हो रहा है, ये भी नहीं मालूम होता। ये मोस्ट कॉमन टाइप है और धीरे धीरे बढ़ता है, यानी कि आज थोड़ा सा आपको लगेगा, फिर थोड़ा धीरे धीरे 1 साल 2 साल में फिर बढ़ेगा और ये धीरे 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 करके बढ़ते चला जाएगा। मे भी कह सकते हैं उम्र के साथ जो है बढ़ने पर ये प्रेशर भी अपने आप बढ़ते चला जा रहा है। या फिर और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कई सारे चीज़ें आपस में यहाँ पर रिलेटेड हैं, जैसे एजिंग है, जैसे मैंने उम्र की बात की। कुछ मॉडिफाइबल जो इन्वायरमेंटल, कुछ लोगों का इन्वायरमेंट बदल रहा है, खान पान की चीज़ें बदल रही हैं, रहन सहन बदल रहा है, लाइफ स्टाइल के फैक्टर्स हैं वो उसमें बदलाव आ रहे हैं, उनके काम करने का प्रेशर बढ़ रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों की वजह से हमें प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है, जो कि 90% मेन टाइप का हाइपरटेंशन है। दूसरा हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ये सीवियर टाइप का है और ये किसी दूसरे डिसीज़ के होने की वजह से जनरली पाया जाता है, या किसी सीवियर प्रॉब्लम की वजह से ये आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, जो कि 10% लोगों के अंदर पाया जाता है। ये हमें देखने को मिलेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे रीनल डिसऑर्डर्स। अगर किसी व्यक्ति को रीनल प्रॉब्लम्स हैं, किडनी में प्रॉब्लम्स हैं, तो उस कंडीशन में जो है यहाँ पर हो सकता है, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या फिर फाइलोनेफ्राइटिस, जो ये कंडीशंस हैं जो कि नेफ्रॉन्स में इन्फ्लामेशन होने की वजह से हो रही होती हैं, तो वहाँ पर आपको रीनल डिसऑर्डर्स में, इस केसेस में जो है, क्योंकि वाटर रिटेंशन जो है वो बढ़ जाता है। अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन बढ़ता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन भी बढ़ जाती है। अगला हमारा एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। कई सारे जो है हार्मोन्स हैं जो कि हमारे क्या नाम है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल रखते हैं। अगर उनकी मात्रा बढ़ जाए तो उस कंडीशन में भी जो है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स को बोलेंगे और उसकी वजह से हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा। जैसे प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, जहाँ पर आपके एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन का जो सिक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा फिनकाइमेटा, जो कि एक एग्जाम्पल है एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर होने का, जिसकी वजह से वहाँ से हार्मोन्स बढ़ते हैं और हाइपर टेंशन जो है वो बढ़ जाती है। कुशिंग सिंड्रोम, ये भी एक तरीके का सिंड्रोम है जहाँ पर आपका कॉर्टिसोल की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है और कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ने की वजह से हाइपरटेंशन आपको देखने को मिल रहा है। हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले थायरोक्सिन इत्यादि की जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाती है और इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर पे इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट कुछ वेस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, जो आर्टरीज हैं, रीनल आर्टरीज हैं, वहाँ पर आप देखने हैं कि उनको नैरोइंग हो जाती है, उसकी जो क्या नाम है, मोटाई है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरो होना या फिर मोटाई कम हो जाना। नेक्स्ट है हमारा ड्रग इंड्यूस्ड। कई बार कुछ दवाएं आप खाते हैं उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जैसे स्टेरॉइड्स या एस्ट्रोजन या हार्मोनल कंटेनिंग जो ड्रग्स होती हैं, उनको बॉडी में लेने पर आप किसी दूसरी प्रॉब्लम की वजह से ड्रग्स खा रहे हैं लेकिन उनकी वजह से भी जो है ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और कुछ कंडीशन जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन्स जो होती हैं उनमें भी ब्लड प्रेशर का इंक्रीजमेंट देखा जाता है। तो ये जो है हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन के एग्जाम्पल्स हो गए। नाउ अब जो प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन है जो कि अभी आपने देखा, ये भी इसको फर्दर क्लासीफाई हम लोग कर सकते हैं 2 तरीके से। पहला है हमारा बेगनाइन हाइपरटेंशन, जो कि 95% पेशेंट्स में देखने को मिलता है और इसमें जो है थोड़ा थोड़ा करके ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बहुत सालों तक में जा करके ब्लड प्रेशर हाई तक पहुंचना शुरू करता है। पहले थोड़ा थोड़ा करके सालों साल लग जाते हैं इसको होने में। दूसरा जो है वो 5% पेशेंट में, 5 से 10% पेशेंट में जनरली देखने को मिलता है, जिसे हम मैलिग्नेंट या एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन बोलते हैं, जो कि रैपिड राइज हो जाता है। यानी वो नॉर्मल थे और थोड़ा बहुत ही ब्लड प्रेशर पे उनके अंतर था, लेकिन वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, 200 to 140 mmHg तक चला जाता है या उससे भी ज़्यादा चला जाता है। और अगर इसका इलाज नहीं किया गया, जो कि सेकेंडरी में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, किसी बीमारी की वजह से, दवा की वजह से या किसी और कंडीशन की वजह से ये हो रहा है, और अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो पेशेंट की लाइफ के ऊपर भी इफेक्ट जो है ये डाल सकता है। तो ये हो गए हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। नाउ बात करेंगे इटियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। इटियोलॉजी मतलब कॉजेज, कि क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन के एग्जैक्ट कॉजेज किसी को नहीं मालूम, कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि मिल करके हाइपरटेंशन जो है वो कॉज करते हैं। और
इसके डेवलपमेंट यानी कि इसके बढ़ोतरी होने में भी कई सारे जो फैक्टर्स हैं वो मिल करके अपना रोल प्ले करते हैं। इसमें से कुछ फैक्टर्स को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या उन्हें हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी हम उसमें क्या बदलाव कर सकते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जिस पे हमारा कंट्रोल है और ऐसी चीज़ें जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो जैसा पहला है हमारा नॉन मॉडिफाइडेबल, जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे कि एज। बढ़ती हुई एज के साथ जो है ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाता है। जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर हमेशा हाई होता है। दूसरा जेंडर, जो जेंडर है उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। बर्थ के बाद जो जेंडर फिक्स हो गया मेल फीमेल का, तो वो अब उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। तो जो मेल्स होते हैं उनमें हायर बीपी जो है वो देखने को मिलता है दैन द फीमेल्स। नेक्स्ट है हमारा रेस। रेस की बात करें, रेस मतलब कि सिंपली कि आप कहाँ से आ रहे हैं, मतलब आप किस जगह से आपकी पैदाइश है। जैसे एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स होते हैं उनका ब्लड प्रेशर बाकी और जो रेसेस हैं उसी कंट्री में उनसे क्या होता है, चेंज होता है। यानी अमेरिकन्स में और अफ्रीकन अमेरिकन्स में देखा जाता है कि जो ब्लड प्रेशर है अफ्रीकन अमेरिकन्स का वो ज़्यादा होता है ड्यू टू मे बी सम क्या नाम है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स etc। अगला है हमारा फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक्स। कुछ जीन्स में जो माता पिता से मिलते हैं उसकी वजह से भी कई बार जो है वो ब्लड प्रेशर हाई जो है वो हो सकता है। अगला है हमारा मॉडिफेबल, जिसमें हम लोग जो है बदलाव कर सकते हैं ऐसे कारण हाइपरटेंशन के जिसमें आप चाहें तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है ओबिसिटी। ओबिसिटी मतलब मोटापा। आप ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं या तेल मसाला ज़्यादा खाते हैं, ऑयली चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, आप प्रोटीन के चीज़ें बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ओवर ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है, मोटापा होता है। और इसकी वजह से हार्मोन्स जो है उनको ज़्यादा सीक्रेट करना पड़ता है, इंसुलिन का रेसिस्टेंस हमको वहाँ पे देखने को मिल सकता है और इसकी वजह से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होनी ही होनी है और अदर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ भी होने के कारण हो सकता है ओबेसिटी। अगला हमारा हाई सॉल्ट इनटेक, यानी कि जो आप भोजन कर रहे होते हैं उस भोजन में जो आप सॉल्ट ले रहे होते हैं किसी तरीके का सॉल्ट, वो अगर बहुत ज़्यादा मतलब लिया जाए तो ऐसी कंडीशन में जो वैस्कुलर वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ करता है और साल्ट एक्सक्रीशन बाय द किडनी जो है होती है वो डिक्रीज़ भी हो सकती है उस कंडीशन की वजह से भी, और जो है आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी कई बार जो है ना करने की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है, यानी घर बैठे हैं आराम से कोई काम नहीं कर रहे हैं और खा रहे हैं खूब सारा तो ओबेसिटी में कन्वर्ट होगा। लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, बहुत भारी सामान उठा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो जिसको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है उसको कहा जाता है कि वो बहुत मेहनत का कार्य ना करे या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह ना करे। अभी आप देख रहे हैं टीवी पे कि बहुत सारे जो फेमस लोग हैं जो जिम वगैरह में बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है और हार्ट जो है उनका फेल हो जाता है। आप देखे होंगे कई सारे केसेस अभी आपको देखने को मिले हैं रिसेंट पास में। तो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी ओवर जो आपका शरीर है उस जितनी उसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा आप करेंगे तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस हो सकता है, फैमिली का स्ट्रेस हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, किसी चीज़ की चिंता हो सकती है, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो सकता है। लेकिन इसमें हम मॉडिफाई कर सकते हैं, हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। स्मोकिंग, कई सारे लोग होते हैं जिनको सिगरेट स्मोकिंग या हुक्का और ये सब चीज़ें पीने का बड़ा शौक होता है, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। अल्कोहल कंजम्पशन, जो अल्कोहल होती है वो भी अच्छी चीज़ नहीं है सेहत के लिए और उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है। या फिर ड्रग्स का भी हम लोगों ने पहले भी एग्जांपल लिए, जैसे कि कुछ हार्मोनल ड्रग्स हैं, कुछ आपके स्टेरॉइड्स हैं, इनको लेने पर भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। तो इसीलिए ड्रग्स जो हैं वो डॉक्टर्स जब देते हैं तो वो अपने कैलकुलेशन करके देते हैं और पेशेंट की हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है कि उन ड्रग्स की वजह से कहीं उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई तो ना हो जाए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, ये कुछ ऐसे कारण हैं ब्लड प्रेशर में जिसमें आप बदलाव चाहें तो कर सकते हैं। आप मोटापा कम कर सकते हैं, आप सॉल्ट का इंटेक कम कर सकते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी को मॉडिफाई कर सकते हैं, स्ट्रेस लेने के अपने तरीके को आप चेंज कर सकते हैं, काम बदल सकते हैं, स्मोकिंग आप छोड़ सकते हैं, अल्कोहल आप छोड़ सकते हैं, ये आप छोड़ेंगे नहीं लेकिन ये आप छोड़ सकते हैं, और ड्रग्स में भी मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट इज सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। जब भी किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन है खास करके सीवियर लेवल का, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। जैसा अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो आपकी नाक से जो पतली पतली जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वहाँ से जो है कैपिलरीज में से आपका ब्लड जो है वो बाहर निकलने लगता है। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है, तो न्यूज ब्लीडिंग हो सकती है। हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर आपको दिखती है, सर में दर्द होगा,
चक्कर जैसे आने लगेंगे, फटीग यानी आप कमज़ोर महसूस करेंगे अपने आप को, जो फेस होता है वो फ्लश्ड होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो चेहरा जो है वो चमकने लगता है, और क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है और वो चेहरा ही देख के बता देंगे आपकी इस व्यक्ति को जो है इसका ब्लड प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है। नेक्स्ट, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज आती हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है, यूरिनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, बार बार लग रहा है कि यूरिन लगी हुई है, आपको वर्टिगो होता है मतलब चक्कर आने लगते हैं, और टेंडरनेस होता है यानी कि आपके कानों में कुछ आवाज़ जैसे लगेगा कि कुछ बनबना रहा है, सुनसुना रहा है, ऐसे तरीके की आवाज़ आने लगेगा। देखने में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, विजुअल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है, नौजिया और वॉमिटिंग शुरू होती है। वॉमिट की ये कंडीशन है जहाँ पर आपको वॉमिट हो सकती है या फिर उसकी फीलिंग आती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगती है, और स्लीप यानी नींद इत्यादि लेने में भी दिक्कत आने लगती है हाइपरटेंशन होने पर। तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन कि हाइपरटेंशन किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर डेवलप हो रहा है। तो काफ़ी सारे इंटर रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने में एक दूसरे के साथ मिलकर के लगे होते हैं, और एक दूसरे के साथ होने की वजह से एक रिलेटिव रोल्स प्ले करते हैं जो कि डिफरेंट इंडिविजुअल में अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग हैं भैया बहुत शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, उनका ब्लड प्रेशर नहीं हाई हो रहा, और कुछ लोग हैं कि थोड़ा बहुत भी ले लिया या कोई दवा ले ली और या फिर थोड़े से भी मोटे हो गए, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, थोड़ा सा टेंशन ले लिया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो ये अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग हिसाब से हो सकता है। साथ ही साथ ये जो अब टोटल हाइपरटेंशन जो हो रहा होता है उसमें जो मेन फैक्टर्स हैं वो है साल्ट इनटेक, जो नमक आप ले रहे हैं अपने बॉडी के अंदर, जो ओबिसिटी है, मोटापा, इंसुलिन का रेसिस्टेंस की अगर बात करें, और जो मेन है वो है हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो हमारे शरीर में किडनी और लीवर के थ्रू जो है वो कंट्रोल किया जा रहा होता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि आपका बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसमें अगर कुछ डिफिकल्टीज आ रही हैं इन सिस्टम्स में तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन होने की संभावना है। जो 3 मेजर सर्कुलेटरी एब्नॉर्मलिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं, पहला तो आर्टियोलर जो रेसिस्टेंस है उसके ऊपर इंक्रीज मात्रा में बढ़ जाए वो, दूसरा जो आर्टियर स्टिफनेस है, स्टिफनेस मतलब जो आर्टरीज है हमारी उसमें जो कोलेजन और इलास्टिन का जो रेशियो होता है वो बिगड़ जाए, जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाए या आप कह सकते हैं कड़ी हो जाए वो इनकी वजह से, या फिर जो आर्टियर पल्स वॉल्व्स वेव्स जो जनरेट हो रही होती हैं, जो आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था जिसकी वजह से ब्लड जो है वो आगे फ्लो करता है, वो अर्ली रिफ्लेक्शन उसका शुरू हो जाए। तो इस कंडीशन से जो इंक्रीज रेसिस्टेंस है, जो वेसल का स्टिफनेस है, ये जनरली थिनिंग और जो हमारी जो क्या नाम है हमारी आर्टरीज की वॉल्स हैं उनकी थिनिंग, और उसमें जो इलास्टिन और कोलेजन से वो बनी होती है उनके डिपोजिशन में बदलाव आने की वजह से जनरली होता है, और या फिर कई बार जो है जो इलास्टिन है उसके थिनिंग में और कोलेजन के डिपोजिशन में बदलाव आने की वजह से, और इनके एक दूसरे के साथ जो इनका फंक्शनिंग है एक दूसरे में जो ये जुड़ करके बना रही होती हैं उसमें भी दिक्कत आती है। इसकी वजह से जो वॉल्स हैं, जो आर्टियल वॉल्स हैं वो उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, उसकी थिकनेस बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जबकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो आपका पेरिफेरल रेसिस्टेंस है उसमें लगातार इंक्रीजमेंट हो जाए, जिसे हम लोग आर्टियोलर वैसोकंस्ट्रिक्शन के नाम से जानते हैं, तो भी जो है इंक्रीजमेंट होता है। और ब्लड का वॉल्यूम अगर बढ़ जाए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ब्लड का ही वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड बहुत ज़्यादा पंप किया जा रहा है, तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन आपको देखने को मिल सकता है। दोनों चीज़ों के होने की वजह से भी जो आपका ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता है। तो इन सभी कंडीशंस में जो आर्टियर वॉल्स हैं उनमें डैमेज शुरू होता है, जिसकी वजह से आपको स्क्लेरोसिस देखने को मिलती है, यानी कि जो हमारी आर्टियर वॉल्स हैं वो हार्ड हो जाती हैं और वो मोटी हो जाती हैं, और जिसकी वजह से आर्टरीज का जो ल्यूमेन है वो नैरो होता है और ब्लड को फ्लो करने में प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है, और इसी की वजह से ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज़ कर जाता है। अब इन सभी फैक्टर्स को अगर हम एक साथ कर दें इस एक छोटे से फ्लो डायग्राम के थ्रू तो आपको समझना आसान हो सकता है। यहाँ पे जेनेटिक्स भी हो सकता है जो कि जीन से आ रहा है, माता पिता से प्राप्त हो रहा है, और जो इन्वायरमेंट है हमारा, जो खान पान है, जो लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से भी हो सकता है। अब ये 3 चीज़ें कॉज कर सकता है, चोट लग गई कुछ भी हो सकता है, या जेनेटिक्स या इन्वायरमेंट में बदलाव होने की वजह से, सिगरेट पीने की वजह से, ड्रग्स लेने की वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है, आपका इंसुलिन रेसिस्टेंस हो सकता है, मोटापा इत्यादि होने की वजह से। इन दोनों की होने की वजह से या सीधे भी ये डिसफंक्शन कस करता है हमारा जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें। RAAS, आर का मतलब है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है हमारा, उसमें एडेक्सिन की वजह से या फिर न्यूरोट्रेटिक जो हार्मोन्स हैं, नाइट्रोयूरेटिक हार्मोन्स, इन सभी के डिसफंक्शन होने की वजह से भी
जो है आपका प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। तो जो इन्फ्लामेशंस हैं और जो ये सारे के सारे सिस्टम में जो डिसफंक्शन हो रहा है उसकी वजह से रीनल सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन बढ़ जाता है, इसकी मात्रा बढ़ती है और इंसुलिन रेसिस्टेंस और इनके डिसफंक्शन की वजह से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन में भी बदलाव आता है। ये भी क्या बढ़ता है, वैस्कुलर जो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो भी बढ़ता है। अब वैस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब वो जो आपकी वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वो सिकुड़ रही हैं, तो इनकी वजह से प्रेशर जो है वो जनरेट होता है। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से आपका जो पेरिफेरल रेसिस्टेंस है वो पूरी तरीके से इंक्रीज कर जाएगा और रीनल सॉल्ट और वाटर रिटेंशन बढ़ने की वजह से ब्लड वॉल्यूम जो है, यानी वॉल्यूम जो ऑफ द ब्लड है वो बढ़ जाएगा। यानी ये दोनों बातें हो जाएंगी, पेरिफेरल रेसिस्टेंस भी बढ़ सकता है और जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो रहा है। और इन दोनों चीज़ों के इंक्रीज होने की वजह से अल्टीमेटली आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी लगातार बढ़ा रहेगा और आपको हाइपर टेंशन की कंडीशन जो है वो देखने को मिल जाएगी। अब पैथोफिजियोलॉजी जो हमारी हाइपरटेंशन की है उसमें जो सबसे मेन पार्ट है वो है हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसे हम लोग RAAS के नाम से जानते हैं। ये जनरली ब्लड वॉल्यूम को, इलेक्ट्रोलाइट्स को और वाटर को या सिस्टमिक वैस्कुलर रेसिस्टेंस को, इन सभी चीज़ों को हमारे शरीर के अंदर कंट्रोल करने के लिए रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है वो काम करता है। अब जब एंजियोटेंसिन जो 2 है वो मस्कुलर वॉल्स जो स्मॉल आर्टरीज की हैं उनमें कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है, उनको सिकोड़ने का काम करता है। अगर इसकी मात्रा बढ़ेगी तो ये जो आर्टियल कंस्ट्रिक्शन है वो भी क्या बढ़ेगा, बढ़ जाएगा और इसके बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। एंजियोटेंसिन 2 जो होती है इसके साथ ही साथ एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को भी बढ़ाने का काम करती है। साथ ही साथ पिट्यूटरी ग्लैंड से एंटी डायरेटिक हार्मोन या जिसे ADH या वैसोप्रेसिन बोलते हैं उनके भी रिलीज को बढ़ाने का काम करती है, जिसकी वजह से एंटी डायरेटिक हार्मोन का मतलब हुआ वाटर की कंटेंट आपके बॉडी में बढ़ेगी और एल्डोस्टेरोन जो है वो ब्लड प्रेशर को सीधे से इंक्रीज करने के काम में आएगा। ये कुछ इस तरीके से काम करता है और इसमें कई सारे ऑर्गन्स जो हैं वो लगे होते हैं। एंजियोटेंसिनोजेन जो कि लीवर के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, नॉर्मल कंडीशन में रहता है। किडनी जो है वो रेनिन को सिक्रीट करती है जो कि एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करती है। एंजियोटेंसिन 1 भी आराम से हमारे ब्लड में फ्लो कर रहा होता है, लेकिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है इसकी प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। एंजियोटेंसिन 2 कई सारे काम कर सकता है, जैसे कि वो पिट्यूटरी सिक्रीशंस को बढ़ाता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ाता है, जिसकी वजह से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ता है। आपको प्यास ज़्यादा लगती है, ये भी हो सकता है, या फिर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है यूरिन में। तो क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर वापस से यूरिन से तो आपके बॉडी में ब्लड में वाटर का कंटेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस कंडीशन में एंजियोटेंसिन 2 ऑल्सो जो है वो एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन एड्रिनल ग्लैंड से बढ़ाती है, जिसकी वजह से सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और वाटर रिटेंशन बढ़ता है। साथ ही साथ वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी बढ़ रहा होता है। ये सारी चीज़ें मिल करके, यानी कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम और क्लोराइड और वाटर का रिटेंशन तथा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। तो जो हमारा रैस है, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं और इसमें एबनॉर्मलिटीज़ होने की वजह से आपका हाइपरटेंशन जो है वो होता है और ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे बॉडी में, वो भी हाइपरटेंशन में कुछ काम अपना कर सकता है। जो बैरो रिसेप्टर्स हैं, जिसे हम लोग प्रेशर रिसेप्टर्स के नाम से बात करते हैं, जो कार्डियड्स और आर्टियोटिक आर्ट्स में पाए जाते हैं, ये जब भी ब्लड प्रेशर में चेंजेस आते हैं, बढ़ता है या घटता है, तो ये बैरो रिसेप्टर्स उसको कंट्रोल करते हैं और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के काम में आते हैं। ये आर्टियोलर डायलेशन, यानी आर्टरीज में जो डायलेशन है उसका रिलैक्सेशन है वो कॉज करते हैं। साथ ही साथ आर्टियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन भी कॉज कर सकते हैं, लेकिन इसके डिसफंक्शन होने की वजह से लगातार ये आर्टियल कॉन्स्ट्रिक्शंस को स्टिमुलेट किए रहेंगे और फोर्स को स्ट्रेंथ करेंगे, जिसकी वजह से हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर सकता है और पेरिफेरल रेसिस्टेंस में या फिर कार्डियक आउटपुट में इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिल सकता है, अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपना काम सही से ना करे या जो बैरो रिसेप्टर्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्शंस को बढ़ावा दे दें। तो सब कुछ जानने के बाद अब देखें कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं हाइपरटेंशन के, यानी अगर किसी व्यक्ति को लगातार हाइपरटेंशन है तो क्या क्या हो सकता है। यानी अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर जो है वो कई चीज़ें लेकर आ सकता है। पहला तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक। अगर किसी व्यक्ति को लगातार ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, सीवियर कंडीशन में है, टाइप 4 या टाइप 5 का है, तो उस कंडीशन में हार्ट अटैक आने का या स्ट्रोक आने की या अदर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम उसे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा एन्यूराइज्म जो होता है वो हमारा जो ब्लड प्रेशर है अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है तो जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनको वीक करता है और ब्लड वेसल्स
पे एक गुब्बारे नुमा चीज़ें जो है वो निकल करके बाहर आने लगती हैं और इसी को हम लोग एन्यूराइज्म के नाम से जानते हैं। और ये आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनको वीक करते हैं, उनके काम को वीक करते हैं और वो रैप्चर हो सकते हैं, ब्लीडिंग इत्यादि जो है, इंटरनल ब्लीडिंग इत्यादि भी जो है वो कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हार्ट फेल्योर। अगर बहुत ज़्यादा हार्ट को पंप करना पड़ रहा है, उसमें प्रेशर ज़्यादा जनरेट हो रहा है, हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तो हार्ट जो है क्योंकि इसलिए प्रेशर अगर बढ़ेगा या घटेगा, दोनों कंडीशन में क्या हो सकता है कि जो हमारी बॉडी नीड है ब्लड की, उसको पूरा करने के लिए, ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और ऐसे कंडीशन में अगर लगातार ये करना पड़ा तो हार्ट जो है वो फेल्योर तक जा सकता है, यानी हार्ट अपना काम करना बंद कर सकता है। नेक्स्ट हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं किडनी की तरफ जो जा रही हैं, किडनी में जो है उनका वो कमज़ोर हो सकती हैं, वो नैरो हो सकती हैं और वहाँ पे ब्लड प्रेशर लगातार इंक्रीज हो सकता है। जो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं आईज़ में, वो ट्रॉन्ड हो सकती हैं, वो फट सकती हैं, वो पतली हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपको देखने में प्रॉब्लम आ सकती हैं, जैसा कि देखने को मिलता भी है। अगला हमारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से बॉडी की मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं। बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बढ़ सकती है, जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स HDL हैं उनकी मात्रा जो है वो कम हो सकती है, जो क्योंकि ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल, इन्हें हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। LDL बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसकी मात्रा जो है वो कम होने लगती है, इंसुलिन के लेवल बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से कई सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे डायबिटीज़ इत्यादि भी जो है वो हाइपरटेंशन की वजह से आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अगर हाइपरटेंशन लगातार बढ़ा रहे तो वो हमारे ब्रेन सेल्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से आपकी जो एबिलिटी है किसी बात को सोचने की या याद रखने की या चीज़ों को लर्न करने की, उस पर भी टेंशन आ जाती है। मतलब वो भी, उसमें भी बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, उसमें भी कमी आपको देखने को मिल सकती है, यानी आपके मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग की जो पावर है वो भी गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई चीज़ को पढ़ना है, समझना है तो टेंशन लेकर के नहीं कर सकते हैं, आराम से ही आपको उसको करना चाहिए। तो काफ़ी सारी ड्रग्स हैं जो ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो हाइपरटेंशन में बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि आपके आसपास लोग खाते रहते हैं, एटेनोलॉल है, इस तरीके की जो क्लास की ड्रग्स हैं वो सब। लेकिन जो हमारा एस इनहिबिटर्स वगैरह हम लोग लेते रहते हैं। बट प्रिवेंशन की हम बात करेंगे, ट्रीटमेंट तो नहीं, दवा तो आपको फार्माकोलॉजी में आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमको, अगर हम प्रिवेंशन की बात करें कि हमारे शरीर में हाइपरटेंशन ना हो, तो सिंपल हम हेल्दी लाइफस्टाइल लगाएं, जो हमारा वेट है उसको हम कंट्रोल करके रखें। आपको ये याद रखना चाहिए कि हम सभी लोग कई बार गलती करते हैं, मैं भी बहुत पहले गलती करता था, अब मैं अपनी गलतियाँ पिछले 6-8 महीने से सुधार रहा हूँ। आपको जितनी भूख हो आप उतनी ही खाइए। खाना तो टेस्टी बनेगा ही, माता जी अच्छा खाना बनाएंगी, किसी शादी विवाह में आप जाएंगे बहुत बढ़िया खाना आपको मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गले तक भरें उसको। रोज़ आप ये काम ना करें, कोशिश करें कि जितनी आपको भूख है उतना ही खाएं, उससे बल्कि भूख से थोड़ा कम खाएं। अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 3.5 रोटी खाएं, तो आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म लगातार मेंटेन रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। बीच में कभी कभी आप फास्टिंग भी कर सकते हैं। और अपने वेट को लगातार चेक करिए कि आपकी उम्र और आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट चार्ट आपको आसानी से मिल जाएगा, वो वेट कितना होगा। तो अगर वेट को कंट्रोल रखेंगे यानी ओबिसिटी नहीं आएगी। ओबिसिटी मेन प्रॉब्लम है और इस वजह से आप बचेंगे। रेगुलर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, नॉर्मल एक्सरसाइज आप रोज़ करें, योगा रोज़ करें, ताकि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहे। साथ ही साथ जो है ड्रिंकिंग अल्कोहल का जो पीना है, जो स्मोकिंग करनी है, इसमें मॉडरेशन आप ला सकते हैं, इसमें बदलाव ला सकते हैं। स्मोकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अल्कोहल अगर बहुत पीने का मन ही कर गया, वैसे तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए। और मैं सबसे सही व्यक्ति हूँ जो आपको ये बात कह सकता हूँ, क्योंकि इन सभी चीज़ों से मैं बहुत दूर हूँ। तो आप भी जितना हो सके उतना दूर रहिए। और अगर पीना ही पड़ गया, मान लीजिए फैमिली का कई जगह ट्रेडिशन होता है, कुछ लोग दोस्ती यारी में पीते भी हैं, तो बहुत लिमिटेड मात्रा में, जितना प्रिस्क्राइब्ड है, मतलब 30 ml ले लिया एक दिन, हफ्ते 10 दिन में, महीने में एक बार, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसको रेगुलरली आप लेने लगेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सॉल्ट का इंटेक कम कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं भी इसको करना चाहता हूँ। सॉल्ट कम से कम खाएं, सॉल्ट जो है जितना आवश्यक हो उतना लें और कम करने की कोशिश करें। साथ ही साथ जो स्ट्रेस इत्यादि है, आपका काम का स्ट्रेस है, आपका इमोशनल स्ट्रेस है, फैमिलिकल स्ट्रेस है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। उससे घबराइए मत, उसके बारे में सोचिए मत, ज़्यादा स्ट्रेस लेके काम मत करिए। खुश रहिए, क्योंकि आप इंसान हैं, आप गधे नहीं हैं कि आप हर चीज़ का बोझ लेकर के इसमें चलेंगे। और वो आपको हमारे थ्रू दिखता भी है कि मैं जब पढ़ाना चाहता हूँ
और जब मैं वीडियोस बनाता हूं तो एकदम फ्री लेकर के, जब दिन फ्री हूं उसी दिन इस काम को कर सकता हूं। आपके बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर ये टॉपिक नहीं बना रहे हैं, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। स्ट्रेस लूंगा तो शायद एक भी वीडियो नहीं बना पाऊंगा, बहुत टेंशन में रहूंगा तो बता भी नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए आप भी किसी चीज़ का स्ट्रेस ना लिया कीजिए, धीरे धीरे किया कीजिए, जो भी काम करिए बेहतर कीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका जो हाइपरटेंशन है, ऐसी कोई कंडीशन आपके शरीर को नहीं मिलेगी। और ये ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे आसपास हर जगह देखने को मिलती है, इसका यही सबसे अच्छे सॉल्यूशंस हैं। तो ये था आज का टॉपिक हाइपरटेंशन, जो कि आपके सिलेबस में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है और हमेशा ही पूछा जाता है, और हमारे आसपास की प्रॉब्लम है तो इसके बारे में जानना आपको चाहिए। तो मैंने वो कोशिश की कि आपको ये शॉर्ट में हर एक चीज़ बता दिया जाए, जो भी आपके एग्जाम में पूछेगा आप उस हिसाब से आंसर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो सारे के सारे लिंक आपको इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। और हाँ, इस चैप्टर के सभी वीडियोज़ को आगे भी देखने के लिए, और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इस टॉपिक को समझने के लिए, आपको पिछला वीडियो, जो पहला वीडियो था हमारा, पहला जो टॉपिक था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, उसको जरूर देखिएगा, तो आपको समझने में आसानी भी होगी। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।